नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और विज्ञान में ये आपके चैप्टर नंबर 15 है पृथ्वी की संरचना। तो इस चैप्टर का आपके एक ही पार्ट है, यानी एक ही पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये आपके नोट्स हैं तो इनको आप साथ साथ में लिख भी सकते हैं या आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। और ये चैप्टर आपके टोटल 3 मार्क्स का है, यानी बोर्ड एग्जाम में आपके 3 नंबर ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो एक जो प्रश्न आएगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा जो आपके लघुत्रात्मक आएगा, जो आपके 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपके है पृथ्वी, यानी पृथ्वी है उसकी सूर्य से जो दूरी होती है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। और इस दूरी को खगोलीय मात्रक भी कहा जाता है। और पृथ्वी अपनी दूरी पर एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन और रात होती है। और पृथ्वी के एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाती है और पृथ्वी परिक्रमण के समय अपनी दूरी पर झुकी रहती है, जिसकी वजह से इस ग्रह पर ऋतुएं पाई जाती हैं। और दूरी पर झुकाव के कारण सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। उसके बाद में है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। तो पृथ्वी का जो उद्भव है वो कैसे हुआ, इस विषय में विद्वान एकमत नहीं है। यद्यपि यह माना जाता है कि सौर परिवार के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई होगी। विज्ञान की अनेक शाखाओं द्वारा जुटाए गए प्रमाणों से ज्ञात होता है कि जो पृथ्वी है उसका जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। शुरू में पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी, इसे ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए। पृथ्वी के ठंडा होते समय भारी तत्व गहराई में चले गए और हल्के जो तत्व हैं उसे पृथ्वी की जो सतह है उसका निर्माण हुआ। जो गैसें शेष बची उनसे वायुमंडल का निर्माण हुआ। और पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम भूमि, टेरा और गे भी हैं। व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे ठोस ग्रह माना जाता है पृथ्वी। उसके बाद में है पृथ्वी की संरचना। जो पृथ्वी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, तो वो भी आप अच्छे से इसको समझ लें कि ऐसा अनुमान है कि सूर्य से अलग होने के बाद पृथ्वी उबलते हुए द्रव के गोले के समान रही होगी। 4.40 अरब वर्ष पहले मंगल ग्रह के आकार के एक पिंड से पृथ्वी के टकराने से चंद्रमा का उद्भव हुआ। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्री ज्वार पैदा करता है और अपनी दूरी पर ठीक से झुके रहने में पृथ्वी की सहायता करता है और पृथ्वी के घूर्णन को मंद बनाता है, यानी धीमा बनाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी है उसका निर्माण 3 प्रकार के परतों से हुआ। पहली परत है वो भूपरपट्टी है, और दूसरी परत का नाम मेंटल है, और तीसरी जो परत है उसका नाम क्रोड है। तो यह पृथ्वी का सबसे सघन भाग है, यानी जो पृथ्वी है उसका निर्माण है वो 3 परतों से हुआ है। पहली जो परत है वो आपके भूपरपट्टी है, दूसरी परत का नाम मेंटल है, और तीसरी परत है उसका नाम क्या है, क्रोड। उसके बाद में है पृथ्वी के जो ऊर्जा तंत्र हैं। तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसकी सतह का लगभग 70% हिस्सा है वो जल से आच्छादित है, और शेष जो 30% स्थल भाग पर मैदान, पहाड़, पठार आदि अवस्थित हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि पृथ्वी वर्तमान में जैसी है वैसे पहले नहीं थी। आज जहां हिमालय है, किसी समय वहां टेथिस नामक समुद्र था। उसके बाद में आपके कई प्रकार की जो शक्तियां हैं
वो पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करने का कार्य लगातार करती रहती हैं और ये शक्तियाँ क्या कहलाती हैं? विवर्तनिक शक्तियाँ कहलाती हैं। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कई प्रकार की शक्तियाँ जो पृथ्वी की सतह को परिवर्तित करने का कार्य लगातार करती रहती हैं और उन शक्तियों को क्या कहते हैं? विवर्तनिक शक्तियाँ कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली शक्ति का क्या नाम आपके? आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ, और दूसरी क्या आपके? बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। अब इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके 1 नंबर पर कौन सी शक्ति है? आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ। ये शक्तियाँ पृथ्वी के अंदर, आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर, और बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर। तो ये जो शक्तियाँ होती हैं पृथ्वी के अंदर ही कार्य करती हैं और ये पृथ्वी के बाहर दिखाई नहीं देती हैं। और इन शक्तियों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर गहराई में मौजूद ताप के कारण चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने तथा पृथ्वी के अंदर गर्म तरल पदार्थ मैग्मा के स्थानांतरण से होती हैं। जब ये शक्तियाँ भूगर्भ के लंबवत कार्य करती हैं तो भूमि की जो सतह है उसके कुछ भाग ऊपर और कुछ नीचे दब जाते हैं, जिससे महाद्वीप, द्वीप, पठार, मैदान, समुद्र आदि का निर्माण होता है। जब ये शक्तियाँ इच्छित दिशा में होती हैं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिससे भूमि की चट्टानों में उथल पुथल होती है और घाटी और पर्वत बन जाती है। उसके बाद में है ज्वालामुखी, यानी जो ज्वालामुखी है उसका वर्णन है आपके। तो ज्वालामुखी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों से संबंध सबसे अनोखी घटना है और इसमें पृथ्वी के अंदर होने वाली उथल पुथल के कारण धरती में कंपन उत्पन्न हो जाता है और भूपटल को फोड़कर धुआं, राख, गैस, वाष्प बाहर निकलने लगती है। ज्वालामुखी के कारण भयानक विनाश होता है और ज्वालामुखी का जो अंग्रेजी नाम है वो आपके वोल्केनो द्वीप के कारण पड़ा। उसके बाद में है भूकंप। तो भूकंप शब्द है से क्या से आपका कि भूसतह के कंपन से होता है और कंपन होने के कारण भूगर्भ में होने वाली हलचल होती है। जहाँ की हलचल से कंपन की शुरुआत होती है उसे कंप केंद्र अथवा एपीसेंटर कहा जाता है। तो कंप केंद्र या एपीसेंटर किसे कहा जाता है कि जो भूकंप शब्द है उसे हमारा आज से क्या है कि जो भूसतह है उसके कारण उसके कंपन से होता है और कंपन होने के कारण भूगर्भ में होने वाली जो हलचल होती है और जहाँ की हलचल से कंपन की शुरुआत होती है उसे कंप केंद्र या एपी सेंटर कहा जाता है। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको रिएक्टर पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसके द्वारा मापे गए 4 इकाई तक के भूकंप हल्के माने जाते हैं। 5.5 इकाई वाले भूकंप प्रबल माने जाते हैं और 6 इकाई से जो ऊपर के जो भूकंप है वो विनाशकारी माने जाते हैं और 7 इकाई के ऊपर के जो भूकंप है वो ज़्यादा घातक होते हैं। इनसे पूरा क्षेत्र है वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके बाद में है सुनामी। तो सुनामी के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है कि समुद्र के भीतर अचानक जब बड़ी तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है और इससे बहुत ऊंची लहरों का रेला उठता है जो आवेग के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और इन्हीं लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। सुनामी है वो जापानी शब्द है सु प्लस नामी, जिसमें सु का क्या अर्थ होता है? समुद्र तट, और नामी का जो अर्थ होता है वो है लहरें। यह भी आंतरिक विवर्तनिक शक्तियों का प्रभाव है। जब समुद्र तल में 7 इकाई से अधिक का भूकंप आता है तो इसे क्या कहा जाता है? सुनामी। तो इसे सुनामी आती है। उसके बाद में है सृजनात्मक व विनाशक प्राकृतिक बल। तो पृथ्वी पर 2 प्रकार की शक्तियां पाई जाती हैं। एक का नाम है आपकी भूगर्भिक या धरातल के अंदर की शक्तियां। ये शक्तियां धरातल पर नया निर्माण करती हैं और ये शक्तियां नए रूपों जैसे पर्वत आदि को बनाने में सहयोग करती हैं। दूसरी शक्ति का नाम है आपके बाह्य विवर्तनिक शक्तियां। ये शक्तियां नए रूप जैसे पर्वत आदि का विनाश करती हैं। जैसे ही कोई स्थल भाग पानी से बाहर निकलता है तो बाह्य विवर्तनिक शक्तियां उस पर
प्रहार करती हैं और ये शक्तियाँ ऊपर उठती हुई संरचनाओं को समतल करती हैं। उसके बाद में है बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ। बाह्य विवर्तनिक शक्तियों को कार्य करने की विधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहले समूह में वे शक्तियाँ होती हैं जो अपने स्थान पर रहकर ही कार्य करती हैं और दूसरे समूह में वे शक्तियाँ होती हैं जो गति से कार्य करती हैं। उसके बाद में है अपक्षयण की शक्तियाँ। तो अपक्षय की जो शक्तियाँ हैं वो चट्टानों को तोड़कर उन्हें मिट्टी में बदलने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। इनमें सूर्य की गर्मी, वर्षा, पाला, वायु, ऑक्सीकरण आदि चट्टानों का सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध हुआ है। मशीनों एवं बारूद की सहायता से मानव की अपक्षयण शक्ति वर्तमान में सबसे ज़्यादा है और कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी का निर्माण अपक्षयण की शक्तियों द्वारा ही होता है। उसके बाद में है अपर्दन की शक्तियाँ। वायु, जल और बर्फ इन पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अत्यधिक क्षमता होती है और इनके मार्ग में आने वाली बड़ी बड़ी संरचनाएं टूटकर आगे बह जाती हैं। ये तीनों पदार्थ वायु, जल व बर्फ अपक्षयण का कार्य भी करते हैं। अपक्षयण के कारण एक स्थान पर जमा पदार्थों को ये पदार्थ स्थानांतरित भी करते हैं जहाँ पर ये पदार्थ जमा होते हैं और कुछ समय बाद वहाँ धरातल का रूप बदल जाता है। उसके बाद में है बहती वायु की शक्ति। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं और वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान कर हम जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसे जीवों को भोजन मिलता है और वायु अपक्षयण करने में भी सहायक होती है। वायु की गति उसे अपक्षयण की शक्ति देती है। प्रकृति में किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य की ऊर्जा का छोटा सा भाग पृथ्वी की समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए पर्याप्त होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि असमान वेग की हवाएं। तो असमान वेग की हवाएं क्या हैं? तो चक्रवात के कारण असमान वेग की हवाओं का उद्भव होता है और चक्रवात के कारण मौसम में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और कभी कभी चक्रवात बड़ी तबाही का कारण बन जाते हैं। उसके बाद में है हिमनद। तो ठंडे क्षेत्रों में पानी जमकर हिमकणों के रूप में बरसता है जिससे हिमपात कहते हैं और हिमपात हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों या ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में बर्फ की जो मोटी परतें हैं वो जमा हो जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण बर्फ की परतें नीचे खिसकती हैं और बर्फ की जो परत है उसके बहने को हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है। विश्व के औसत तापमान में वृद्धि को विश्व उष्णन कहा जाता है। इससे बर्फ कम बनती है और अधिक पिघलती है जिससे हिमनदों का आकार सिकुड़ गया है और हिमनदों का पानी जब बहकर समुद्र में आ जाता है तो समुद्र की सतह वो ऊपर उठती है। उसके बाद में है समुद्री धाराएं। तो समुद्री धाराएं क्या हैं कि जो जल है उसका जो अधिकतर भाग है वो क्या है, समुद्र में है। समुद्र में बाढ़ या सूखे की स्थिति नहीं देखी जा सकती क्योंकि यह बहुत विशाल है और इसी कारण समुद्र है वो शांत रहता है। भूकंप या ज्वालामुखी फटने या अन्य कोई विस्फोट या तूफान आने पर समुद्री जल विनाश ला सकता है और समुद्री धाराओं को समुद्र में बहने वाली नदी कहते हैं। समुद्री धाराओं में एक निश्चित दिशा में जल लगातार बहता है और समुद्री धाराओं में कहीं गर्म जल बहता है तो कहीं ठंडा जल बहता है। समुद्र में ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के एक सिद्ध में होने पर आता है। ऐसा होने पर समुद्री जल में गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ जाता है और इस खिंचाव के कारण जो ज्वार भाटा है वो आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।